बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिफ अवान, प्रोग्राम कॉर्नर के साथ, वॉइस ऑफ जर्मनी उर्दू सर्विस पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे मौजूदा निज़ाम हयात के हवाले से और दूसरे सूबों की तकसीम के हवाले से, क्योंकि मौजूदा निज़ाम जो है ये कई दहाइयों से यही चला आ रहा है। ये कोई मौजूदा निज़ाम से मुराद यही है कि ये कई दहाइयों से चला आ रहा है, लेकिन आवाम के मसाइल यूं के तूं हैं। इंसाफ का मसला भी है, महंगाई का मसला भी है, तालीम, सेहत, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आवाम को आसान और सस्ती दस्तयाब होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी। और ये इसी निज़ाम की वजह से है सारा कुछ। और दूसरे जो है इंतज़ामी यूनिट्स, ये बहुत बड़ा मसला है कि सूबे एक नहीं, यानी पंजाब का सूबा है तो पंजाब के अंदर एक ही सूबा नहीं, 3-4 सूबे भी हो सकते हैं, ताकि इससे लोगों को सहूलतें मुयसर आ सकें। बहरहाल मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम मुल्क के नामवर तरीन लखारी, सहाफ़ी, दानिशवर और एंकर, उनसे हम ये पूछेंगे आज कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और हुकूमत को क्या मशवरा दे सकते हैं। तो जनाब हाफिज शफीक रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ लाए। इस हवाले से कोई पहले आप ये बताएं कि जो मौजूदा निज़ाम हयात है, इसको तब्दील किया जाना ज़रूरी है। देखिए जी, तब्दीली तो हर निज़ाम का बुनियादी जुज़ होता है। कोई इंसानों का बनाया हुआ कोई निज़ाम जो है वो अबदी, लाज़वाल और ता क़यामत रहने वाला नहीं होता जी। वक्त के बदलने के साथ, कैलेंडर पर हिंसे बदलने के साथ और सिन्नो साल की गाड़ी आगे निकलने के साथ साथ ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक हमें जो है वो अपने निज़ाम को, अपने मामूलात को और अपने हालात को और अपनी समाजियात और सियासी हरकियात को बदलना होता है। ये लाजिम होता है। जी जी, बिल्कुल। इस निज़ाम के बारे में, इस निज़ाम के एक बहुत बड़े सतून तसव्वुर किए जाने वाली शख्सियत ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये निज़ाम तो कोलैप्स कर चुका है और आज से नहीं, ये अशरों और दहाइयों से ये निज़ाम जो है ये सैबोटेज हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है, इसकी रेज़ाकारी हो रही है, इसकी शिकस्त व रेख्त हो रही है। अब ये टूटा फूटा निज़ाम, ये लूला लुंजा निज़ाम, ये लंगड़ा निज़ाम कब तक चलेगा, कब तक हम इसे अपने सीने से लगा कर रखेंगे। लिहाजा जैसा कि नासिर भाई आपने कहा, ये तब्दीली तो करना ही पड़ेगी, ये कड़वा घोंट पीना ही पड़ेगा, ये मुश्किल फैसला बिल आखिर करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, आज मसलहतों के तहत खामोश हो जाएंगे और कहेंगे कि इसी बोसीदा, गड़े सड़े और दकियानूसी निज़ाम से हमें कोई फलाह मिल जाएगी, कोई अवामी मसाइल हल हो जाएंगे, कोई समाजी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, कोई माईशत जो है वो इस्तेहकाम पकड़ लेगी, तो ये नामुमकिन है। ये रेत में हल चलाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अगर ये निज़ाम अवाम के मफाद में होता तो अब 78 वर्ष तो बीत गए हैं। जी जी, मसाइल तो जूं के तूं है, बल्कि उनमें इजाफा ही हुआ है। जी जी, गुर्बत बड़ी है, नाइंसाफी है, मतलब जो भी आप कह लें, इतनी मुश्किलात बढ़ गई हैं
کہ اب یہ نظام بدلے بغیر ممکن ہی نہیں کہ وہ ختم ہو سکیں، انہیں حل کیا جا سکے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے یہ تو ہوگی بات، اب آپ صوبوں کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ نظام کی تبدیلی کی بات ہوئی ہے یا نظام کے بوسیدہ اور از کار رفتہ ہونے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک تاثر جو ہے بعض دانشوروں کی جانب سے، بعض صحافیوں کی جانب سے، بعض اینکر پرسنز کی جانب سے یہ دیا گیا ہے جیسے یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس کے چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً اس میں بھی اصلاح کی گنجائش ہے، اصلاح احوال کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ کبھی کوئی آئیڈیلزم جیسے کے تحت تخلیق پانے والا نظام واضح وجود میں نہیں آتا، ہمیں ہر نظام کو زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بحث یہ بھی ہوئی، کیونکہ وزیر داخلہ نے اپنی گفتگو میں صوبوں کے حوالے سے بھی گفتگو کر دی۔ جب صوبوں کے حوالے سے گفتگو کی اور صوبوں کی مزید صوبے پاکستان میں قیام کے بارے میں بات ہوئی، تو بہت سے حلقوں کی جانب سے جو ہے اس پر انگشت اعتراض بلند کی گئی اور کہا گیا کہ لو 5 صوبے ہیں یا 4 صوبے ہیں تو یہ 4 صوبے ہی کافی ہیں۔ یہ بات کب سے ہیں یہ 4 صوبے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم بلوچستان کو رقبے کے لحاظ سے دیکھیں، جو پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے نصف حصہ ہے، تو کم از کم 2 لاکھ اسکوائر مائل پر پھیلا ہوا بلوچستان ہے۔ اس کو آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ پھر دہشت گردی کا مسئلہ ہے، وہاں پر خود لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ کیا جائے۔ وہاں پختون بیلٹ کے لوگ ہیں، وہاں پشین بیلٹ کے لوگ ہیں، وہاں براوی زبان بولنے والے لوگ ہیں، مکرانی زبان بولنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لسانی بنیادوں پر آپ کسی صوبے کو تقسیم کریں، لیکن لسانیات اپنی جگہ پر ایک بڑی زمینی حقیقت ہے، اس سے چشم پوشی بھی نہیں کی جا سکتی، اس سے آپ صرف نظر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں جی، یہ لسان زبان کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پنجاب ہی کو دیکھ لیجئے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ 13 یا 14 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے۔ 26 کروڑ میں سے آدھی آبادی تو صرف ایک صوبے میں ہے، اور وہ صوبہ جو ہے وہ راول پنڈی سے لے کر سابقہ آباد تک پھیلا ہوا ایک صوبہ، جس میں پوٹھوہاری علاقے کے لوگ ہیں، جس میں سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں، جس میں ریاستی یعنی بہاولپور کے لوگ اپنا مکین ہیں، باسی ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، وسطی پنجاب کے لوگ ہیں۔ پنجاب جو 5 دریاؤں کی دھرتی تھی، اگر اس کے 5 صوبے میں میری رائے ہے، ایک طالب علمانہ رائے ہے ناصر بھائی، کہ اس کے 5 صوبے کر دیے جائیں۔ موجودہ پاکستان کے زیر انتظام پنجاب کا ایک مشرقی صوبہ ہو، ایک مغربی ہو، ایک شمالی ہو، ایک جنوبی ہو، اور ایک وسطی پنجاب ہو۔ یہ پنجاب جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر ان کے چیف منسٹرز بھی الگ بنانا پڑتے ہیں تو بالکل بنا لینے چاہیے۔ اسی طرح صوبہ سندھ ہے، تو وہاں کراچی اپنی جگہ پر 3 کروڑ آبادی کا ایک شہر ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک صوبے کا درجہ رکھتا ہے۔ اسے آپ ایک صوبے کی حیثیت دیں، انٹیریئر سندھ جو ہے اس کو الگ کر دیں، اور اندرون سندھ والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اندرون سندھ والے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ مرسوں مرسوں سندھو دیش نہ دیسوں، ٹھیک ہے؟ جب ان کا نعرہ ہی یہ ہے تو ان کو ایک صوبہ الگ سے بنا دیا جائے، اور کراچی جو ہے وہ الگ ایک انتظامی یونٹ ہو۔ اس کو آپ صوبے کہہ لیں، انتظامی یونٹ کہہ لیں، ایسے ہی آپ صوبہ یہ جو کے پی ہے، خیبر پختونخوا، وہاں چلے جائیں، وہاں پاٹا کا علاقہ ہے، فاٹا کا علاقہ ہے، پھر یہ جو بندوبستی علاقہ ہے، یہ 3 صوبے تو صوبہ سرحد میں بھی جو ہے وہ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے انتظامی یونٹس کا، کہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کیا جا سکے۔
इंतजामी मामलात को दुरुस्त किया जा सके। देखें ना आप- सर, कजा कलामी जी, जी। है, देखें आप बलूचिस्तान की आपने बात की है, तो वो एक बंदा लोरा लाई या हरनाई वहां से चलता है कोयटे, तो ये सफर देख लें, और वहां उसकी रहायश नहीं है, जी। कोई जानता भी नहीं है, हम्म। तो वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, ये मसला तो है ना, ये जी, भी एक बिल्कुल है, मसला है। बिल्कुल। तो सारे अदारे जब दारुल हुकूमत में होंगे, तो इतने रकबे पर फैली हुई आबादी वो कैसे इसको मतलब ये है कि वहाँ उसको क्या फायदा हो सकता है, कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। इसी तरह हमारा अटक से हमारा पंजाब जो है ना जी, जी, शुरू हो वहाँ जाता से शुरू होता है। है, ठीक है। तो अब अटक में रहने वाला जब लाहौर आता है, सफर देख लें, और उसका काम ज़ाहिर है, अदारे तो इधर ही है ना, जी, सब जी, बड़े जी। तमाम अदारे इधर ही है, हम्म। अगरचे अदलिया के हवाले से कुछ बेंच बनाए हुए हैं, जी, जी। तो लेकिन बाकी इंतजामी अदारे तो इधर ही है, तो ये मसला तो बहुत है। फिर वो ये भी है कि आप जब यदि यूनिट बनते हैं, इंतजामी यूनिट, तो इससे यानी वो वही बात हो जाती है ना, दहलीज पे सारे काम हो सकते जी, हैं, जी। और जाहिर है लोगों को इसका बहुत फायदा पहुंचेगा। तो आप ये भी फरमाएं कि ये तो इंतजामी यूनिट सूबाई जी, जी। सतह पे, और इसके अलावा जो यूनिट बल्दियाती यूनिट जिन्हें कहते हैं, जी, जी। बल्दियाती अदारे कहते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी, देखें, अवाम का असल मसला यह है कि उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल नहीं हो रहे। जी बिल्कुल ठीक है। इसे आप बदकिस्मती कह सकते हैं कि इस मुल्क में जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत मुंतखब जमहूरी हुकूमतें आती हैं, तो वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराती। नहीं करा, ये रिकॉर्ड गवाह है। हाँ जी, जब भी इस मुल्क के अंदर इंतखाबात कराए हैं, तो उन लोगों ने करवाए हैं जिन्हें तारीख और सियासतदान आमिर और डिक्टेटर के नाम से याद करते हैं। जी जी पहली बिल्कुल, मरतबा बल्दियाती इंतखाबात करवाए फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने, जी जी और उन्होंने वो बीडी सिस्टम जो है वो मुतारफ मुतारफ करवाया। कराया। उसके बाद बीच में 7 साल तकरीबन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का या सियासी लोगों का दौर रहा, हाँ, 5 जुलाई 1977 तक। जी जी और उस दौरान भी कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार बल्दियाती इंतखाबात करवा लें। ज़ियाउल हक आया, और ज़ियाउल हक ने 2 साल बाद ही 79 में बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए। बिल्कुल, 83 में फिर वो बल्दियाती नई इंतखाबात, हुकूमतें बनी, उसके हाँ जी, दौर में वो बने। बल्दियाती इंतखाबात जी, करवाए, जी। जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस बनी। जी जी और फिर उसके बाद ये हुआ कि अपना 87 में फिर यानी 3 मरतबा तो जनरल ज़िया ने अपने दौर में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कराए। ठीक है। फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ आ गए, दरमियान में फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमतें ठीक, बारी बारी आती रहीं और रुखसत होती रहीं, लेकिन इन्हें भी तौफीक नहीं हुई इस दौरान। ना मोहतरमा को अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनके दराजात बुलंद करे, और ना किबला आला हजरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि ये बल्दियाती इंतखाबात कराते। इन्होंने भी बल्दियाती इंतखाबात कभी नहीं कराए। बस ठीक है। वही है ना, इख्तियारात हाँ। अपने पास रखने। हालांकि हाँ। ये सूबाई हुकूमत हो, सूबाई काबीना हो या एमपीए वगैरह हो, इनका काम तो नहीं है गलियां सड़कें मरम्मत करवाना, जी, ये जी, बनाना, ये तो बल्दियाती इदारों का ही होता है ना। बिल्कुल, फिर ये बिल्कुल। भी कहा जाता है कि बल्दियाती इदारे नर्सरियां होती हैं सियासतदानों जी, के लिए, जमहूरियत की। जमहूरियत की ये नर्सरियां होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अमेरिका को देख लें, जी, वहां कोई डायरेक्ट बंदा आगे नहीं आ सकता जब तक उसने नीचे वाली जो हुकूमतें हैं उसमें ना काम किया के। जी, जी, जी। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज भी नहीं है। फिर सर एक और दिलचस्प पहलू है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो एमपीए एमएनए बनते हैं, जी, जी। वो उनकी कोई तरबियत का नहीं, हम्म। उनको उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, एकेडमी नहीं है कि उनको तरबियत दी जाए कि आपने रियासत के अंदर जब
یہ جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے یا قوانین سازی کرنی ہے، تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس حوالے سے